चलिए तो बेटा टॉपिक है आज का प्रिज्म। बहुत इजी रहेगा टॉपिक, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। प्रिज्म वैसे तो देखा भी होगा आपने, जरूर कभी ना कभी हाथ में हैंडल किया होगा। बाकी आपका जो पेन होता है ना बेटा, बॉल पेन, उसका अगर जो वो बॉडी जो है ना वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल की है, तो कई बार धूप में बैठे, सर्दियों में, गर्मियों में तो कहाँ धूप में बैठोगे। सर्दियों में कभी कभी आपने देखा होगा कि उसमें से लाइट पास होने पे आपके नोटबुक पे ना 7 कलर्स बन जाते थे, है ना। देखा होगा ऐसे कभी कभी। कितने बच्चों ने देखा है ऐसा बेटा? बॉल पेन अगर ट्रांसपेरेंट बॉडी है उसकी, और नोटबुक पे आपके सनलाइट में ना 7 कलर्स बन जाए, ठीक है। विभू, अनन्या सभी ने देखा है, ठीक है। और रेनबो तो सबने ही देखा है ना, रेनबो तो सबने देखा है। चलो इन सभी के पीछे बेटा एक डिस्पर्शन इफेक्ट है, वो भी थोड़ा थोड़ा आज डिस्कस करेंगे। चलो पहले तो ना, जो प्रिज्म और ग्लास स्लैब में क्या फर्क था, मैं अगर ड्रॉ करूं साथ साथ में, तो ग्लास स्लैब के ना जो दोनों सरफेस थे ना बेटा, जिनमें से लाइट को क्रॉस करना था, वो पैरेलल सरफेस थे। तो हुआ यूं ग्लास स्लैब में के रे एक ऐसे एंटर हुई, वो ग्लास स्लैब के अंदर सो कॉल्ड टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई, ये नॉर्मल हो गया, रे बेंड हो गई थी टूवर्ड्स नॉर्मल, और आगे हमने एक और नॉर्मल ड्रॉ किया, और इसके बाद रे को जाना था फ्रॉम ग्लास टू एयर, और ये दोबारा फिर से बेंड होके अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे हो गई थी। एंड आई टोल्ड यू कि ये दोनों रेज इंसिडेंट और जो ये एमरजेंट रे है वो पैरेलल भी थे। ये ग्लास स्लैब की बात कर रहा हूँ। ग्लास स्लैब में लाइट जिन दो सरफेसेस को क्रॉस करती है, वो दोनों सरफेसेस आपस में ना पैरेलल सरफेस थे, दे वर पैरेलल सरफेसेस। तो हुआ क्या कि जो इंसिडेंट रे थी और जो एमरजेंट रे है, इंसिडेंट रे ग्लास के स्लैब के अंदर जाके बेंड हो जाती है, लेकिन दोबारा बाहर निकलती है तो वो ओरिजिनल रे के पैरेलल ही होती है। चलिए ये हमने पढ़ा ग्लास स्लैब में, जब रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस का। आज दो प्लेन सरफेसेस है लेकिन वो आपस में पैरेलल नहीं है। आज सरफेसेस पैरेलल नहीं है, उनके बीच में कुछ एंगल है। तो आज हमारी जो एमरजेंट रे है ना, वो इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होगी। आज डिफरेंट केस आएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। बाकी डेरिवेशन सारी बहुत बहुत इजी, आराम से समझाती है, कोई इशू नहीं है। और इस पे बेस्ड एक प्रैक्टिकल भी है, वो जो फ्यूजन वाले बच्चे हैं, जैसी सेंटर खुलेगा फिर कराएंगे बेटा आपको। मेंटल में भी फैसिलिटी नहीं है प्रैक्टिकल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म, प्रिज्म हम यूजुअली लेंगे इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब सारे एंगल 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 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होंगे। चलिए तो मैं शिफ्ट होता हूँ सीधा। पहले ना मुझे एक डेरिवेशन करनी है प्रिज्म पे बेस्ड। उस डेरिवेशन में मुझे प्रूव करना है कि अगर इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें, यहाँ पे एक मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं अगर, और ये हो गई अपनी इंसिडेंट रे, है ना। इसको बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, आई। प्रिज्म के अंदर जाके लाइट थोड़ी बेंड हो जाएगी, और यहाँ का नॉर्मल कुछ ऐसे होगा, और ये रे जब निकलेगी बाहर यहाँ से, तो ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगी, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एमरजेंस। यहाँ भी ऐसी था, जितने एंगल पे लाइट एंटर हुई थी ग्लास स्लैब में आई, और जिस एंगल पे लाइट बाहर निकली उसको हमने ई लिखा था। यहाँ भी ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस। ये एंगल जो है इसको ना एंगल ऑफ प्रिज्म ही कहते हैं, इसको ए लिखा जाएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म को ए, यानी रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहते हैं कई बार, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको ए नाम देना है। और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको 60 डिग्री ही मिलेगा। हाँ, एक एंगल मैंने और बताना है, वो ये कि अगर मैं ना इधर से एक लेजर लाइट डालता,
यहाँ पे एक लेजर होता, उसको लाइट को हमने इधर से पास किया बेटा, तो वो लाइट प्रिज्म में से पास होके बाद में इधर को निकलती है और इंसिडेंट रे के वो पैरेलल नहीं है। तो हुआ क्या, इसमें लाइट जो है ना बेंड हो गई। बेंड होने को हम बोलते हैं डेविएट। ओरिजिनली रे इधर को जा रही थी ना बेटा, प्रिज्म बीच में आने के कारण रे इधर को जाना शुरू हो गई। अगर प्रिज्म नहीं होती तो ये रे सीधी जानी थी, बिना मुड़े इधर को निकलनी थी बेटा। लेकिन प्रिज्म बीच में आने से ना ये रे इधर को आ रही है, ये कुछ एंगल से बेंड हो गई। इस एंगल को बेटा लिखेंगे हम डेल्टा। अभी आपने नोट नहीं करना, मैं दोबारा लिखवाऊंगा सारा कुछ। ये जो डेल्टा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये रे कितने एंगल से बेंड हुई उसको एंगल ऑफ डेविएशन, सिंबल है डेल्टा। कलर ब्लैक कर, चलिए होप कि आपको ना ये जो सिंबल्स है वो सारे समझ आ गए होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार। तो नॉर्मल इस वाले सरफेस को, दो ही फेस यूज होने बेटा, ये तीसरा फेस यूज नहीं होता प्रिज्म। दो फेस यूज होंगे एक बार में। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एमर्जेंट रे है जो दूसरे फेस में से बाहर निकलनी है वो दूसरे फेस के नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ एमर्जेंस। पहले भी यूज किया हमने ये टर्मिनोलॉजी। ग्लास स्लैब में दोनों सरफेस पैरेलल थे, इसमें जो दो सरफेस है जिनके थ्रू लाइट ने क्रॉस करना वो पैरेलल नहीं है। उनके बीच में जो एंगल है, दोनों सरफेसेस के बीच में एंगल, उसको बोलना है एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि 60 डिग्री होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी कोई और दिया होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ओरिजिनल रे जिधर को जा रही थी, ओरिजिनल रे जिधर को जा रही थी, और जो बाहर निकली रे एमर्जेंट रे, वो ओरिजिनल के साथ कितने एंगल से मुड़ गई है, कितने एंगल के साथ बेंड हो गई है, उस एंगल का सिंबल है डेल्टा, जैसा हमने एंगल ऑफ डिप में यूज किया। और इस एंगल को बोलना है हमने एंगल ऑफ डेविएशन। आपने ड्रॉ नहीं करना डायग्राम, आप अगला डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मुझे अभी सबसे पहले प्रूव करना है पहली डेरिवेशन इसमें जो है वो है कि एंगल आई और एंगल ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस, इनका जो टोटल है, सम है ना बेटा आई और ई का, वो एंगल ऑफ प्रिज्म ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन प्लस डेल्टा, इसके बराबर होता है। तो आज की पहली डेरिवेशन यही है कि प्रिज्म वाले केस में हम प्रूव करेंगे एंगल आई प्लस एंगल ई इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डेल्टा। आई और ई का टोटल एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर होता है। पहले हमें ये प्रूव करना है, आज का पहला डेरिवेशन यही है। तो अब जो आगे आएगा वो नोट डाउन भी करना है। तो डायग्राम मैंने अप्रोक्सीमेट वैसे बना के आपको दिखा दिया, पर अभी इसको थोड़ा सा सही शेप दे देंगे, स्ट्रेट लाइन दिखनी चाहिए। तो अब आते हैं हम फर्स्ट डेरिवेशन पे, टू प्रूव एंगल आई प्लस एंगल ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। पुरानी जो मैंने काम कर दिया उसको क्लियर करते पहले, और अब आते हैं डेरिवेशन। तो ये हो गया बेटा प्रिज्म, और इसके दो फेस यूज होते हैं जिसमें से लाइट क्रॉस करती है। लेकिन आपने ये वाला डायग्राम नहीं ड्रॉ करना। इन दोनों फेसेस को जिसमें से लाइट को क्रॉस करना है उनको रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कहते हैं। एंगल ए को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोल देते हैं। तो इंसिडेंट रेज के कंपैरिजन में जो रेज बाहर निकली एमर्जेंट रेज, वो कितने एंगल से मुड़ गई है, उसको एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हमें प्रूव करना है आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। ये जो राइट वाला डायग्राम है ये मत बनाना, आपने क्या बनाना है। अभी रुक जाओ, एक काम करना, मैं पहले आपको ना समझा दूं कि डायग्राम में है क्या क्या, फिर एक ना बड़ा डायग्राम आएगा इसी का, बिगर वन, वो आपकी स्क्रीन पे, क्योंकि मोबाइल पे आपकी छोटा दिखेगा, मैं बड़ा डायग्राम ड्रॉ करूंगा, इसी का एक बड़ा पिक्चर आएगा, तब वहां से ड्रॉ करना। चलिए, तो अभी अभी नोट मत करना लगता है ना, अभी सिर्फ समझो पहले, नोट डाउन बाद में करवाता हूँ, फिर टाइम दूंगा आपको। ये है एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू।
ये हो गई इंसिडेंट रे, यहां पे एक नॉर्मल बना। तो रे जो है जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, तो सीधी जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ यानी कि नीचे को बेंड हो। अब ये दोबारा एक दूसरे सरफेस पे पहुंच गई, यहाँ पे एक और नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने। अब रे को जाना है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो ये एंगल बनेगा छोटा और जो बाहर एंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा, क्योंकि अब रे को मुड़ना है अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसको एंगल आई लिखा हमने, इसको एंगल ई लिखा। ये एंगल ए मैंने आपको बता दिया। ये जो दोनों एंगल है ना अंदर की तरफ बेटा, वैसे तो एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है। बेटा इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। बट इनका जो नोटेशन है वो बेटा R1 R2 ही रखा गया है। मुझे पता नहीं कि इसके पीछे क्या रीजन है कि दोनों को आर क्यों लिख दिया। आप भी लिख लो, बुक्स में ऐसे ही लिखा हुआ है। बाकी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है वैसे, है ना। ऐसे भी कर सकते थे, हो सकता है किसी बुक्स में I1 R1 यहाँ पे I2 यहाँ पे R2 लिखा हो, ऐसे भी हो सकता है। तो जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसके हिसाब से चलते हैं, तो उसमें R1 R2 दिए हैं तो वही चलाएंगे बेटा, ताकि टीचर कोई गलती ना निकाल सके। ओके, वैसे ये वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहना चाहिए था। अच्छा, अब मैंने बता रहा था एक एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो रे थी, अगर प्रिज्म बीच में नहीं आती, इस रे ने बिना प्रिज्म के सीधे ऐसे निकलना था, बिना प्रिज्म के ऐसे जाना था। लेकिन प्रिज्म बीच में आने के कारण ये इधर को आ गई, तो ओरिजिनल रे कितने एंगल से मुड़ गई, बेंड हो गई, डेविएट हो गई, उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। बाकी थोड़ा सा नोमेनक्लेचर है, इनको पॉइंट्स को हम DE G लिख देंगे, प्रिज्म को ABC लिख लेंगे। और ये जो छोटे छोटे एंगल बन रहे हैं दो बीच में, क्योंकि मुझे डायरिवेशन पूरी करनी है इसी पेज पे, इसलिए मैं आपको एक डायग्राम बड़ा बना के देता हूँ। इसको छोटे से एंगल को लिखना है 1 और इस छोटे से एंगल को लिखना है 2। लिख देता है, बेटर रहेगा। वैसे बाद में आ जाना है इसमें। इस एंगल को लिख रहे हैं हम एंगल 1, और जो ये वाला एंगल है राइट हैंड साइड पे बन रहा है ऊपर के ट्रायंगल में, इसको मैं लिख रहा हूं एंगल 2। अभी आपने नोट नहीं करना, आप बाद में नोट करना, अभी रुक जाओ। अच्छा, अब आपको एक वो प्रॉपर्टी पता होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो कैन आई राइट I इक्वल टू एंगल 1 प्लस R1? लिख सकते हैं बेटा, एंगल I इक्वल टू 1 प्लस R1। आमने सामने है ना बेटा, दोनों वर्टिकली अपोजिट है। तो ये अपना पहला स्टेप हो गया। डेरिवेशन बहुत आसान है, ऐसा 10th क्लास में पढ़ा करते थे आप ना, 9th 10th में। वर्टिकली अपोजिट एंगल वही यूज हो रहा है। नॉर्मल और इंसिडेंस वाली लाइन को हमने आगे बढ़ाया हुआ है, तो ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। इसी तरह बेटा E को भी लिख सकते हैं इक्वल टू 2 प्लस R2। E के सामने दो एंगल है, 2 प्लस R2। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, हमने प्रूव क्या करना है। हमने प्रूव करना है I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा, है ना। I और E का सम मुझे A प्लस डेल्टा प्रूव करना है। तो अगला स्टेप समझ गए होंगे, दोनों को प्लस कर लो ताकि I प्लस E तो आ जाए पहले हमारे पास। दोनों स्टेप्स, दोनों जो अपनी इक्वेशन है इनको प्लस कर लो ताकि लेफ्ट पे I प्लस E तो आ जाए ना। ऐड किया तो I प्लस E इक्वल टू R1 प्लस R2, 1 प्लस 2। अच्छा, अब आप जानते हैं कि अगर एक ट्रायंगल हो अपने पास, ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, इस ट्रायंगल में अगर मैं लिखूं कि ये वाला एंगल है, लेट अस से x लिख देते हैं, चलो इसको
इसको y लिख देते हैं, इसको z लिख लेते हैं, लिख सकते हैं कुछ ना। अच्छा आप बताइए बेटा इनका एक्स वाई जेड का आपस में क्या रिलेशन है, चैट बॉक्स में लिखेंगे फटाफट जरा। एक्स वाई जेड का रिलेशन क्या है, एंगल एक्स वाई जेड का रिलेशन क्या है? बहुत अच्छे बेटा, ठीक आंसर दे रहे हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, नहीं, y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, जिन्होंने लिखा उनका ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ओके ओके बिल्कुल ठीक है, सभी बच्चों का ठीक है बेटा, एक आदमी गलत लिखा था। एक्स प्लस वाई नहीं लिखना, एक्स प्लस जेड इंटीरियर एंगल्स का सम इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। चलिए डन बेटा। अच्छा आप मुझे ये बताइए फिर, एक अपने पास ट्रायंगल है डी जी ई, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बेटा, डी जी ई, इसमें यही वाली प्रॉपर्टी यूज करिए बेटा, क्या लिखना पड़ेगा, यही वाली प्रॉपर्टी यूज कर दें अगर तो चैट बॉक्स में लिखेंगे, इस प्रॉपर्टी को यूज करना है। हाँ जी, 1+2 जो है वो इक्वल टू डेल्टा, बहुत अच्छे बेटा, है ना, बहुत मजा आया, मतलब बच्चे अपने आप करते जाएं, उसके जैसे तो टीचर को खुशी नहीं मिलती बेटा, बच्चे खुद ही बता देंगे क्या आना है। इक्वल डिप नहीं है, डिप नहीं है बेटा, डिप वाला एंगल का सिंबल है, इसको बोलते हैं एंगल। हाँ जी बेटा, डेल्टा को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डिप नहीं बोलना, एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए सभी ने ठीक लिखा है, और मैं भी जो आपने लिखा वही लिख रहा हूँ, वही मैं भी लिख रहा हूँ, आप सभी ने सही आंसर दिया। तो ट्रायंगल डीईजी में आपने बोला कि डेल्टा इक्वल टू 1+2, डन बेटा, बहुत अच्छा। अब एक अगर अपने पास क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, क्वाड्रिलेटरल अपनी कुछ इस तरह की है, और इस क्वाड्रिलेटरल में ये दो एंगल अपने पास 90 डिग्री, नाम लिख दो एक बार क्वाड्रिलेटरल का, लिख रहा हूं अभी लिख रहा हूं। नाम है अपने पास ए डी एफ ई। एक क्वाड्रिलेटर में सभी एंगल्स का टोटल कितना होता है, फटाफट लिखेंगे बेटा चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट, एक क्वाड्रिलेटर में सभी एंगल्स का टोटल 360, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा इसमें से बेटा ये दो एंगल ना 90-90 के हैं, डी बी और ई बी, डी और ई 90-90 है, तो फिर ए और एफ की कौन सी प्रॉपर्टी होगी बेटा, ए और एफ का क्या रिलेशन बनेगा, ए और एफ का रिलेशन, बहुत अच्छे बेटा, दिशा का आंसर ठीक है, बाकी बच भी दे दो फटाफट आंसर बेटा। ए और एफ का रिलेशन, ग्रेस का ठीक है, वीना बेटा ए इक्वल टू एफ नहीं होगा, गलत हो गया, ए इक्वल टू एफ नहीं है, जैसनी का ठीक है, धृति का ठीक है बेटा, ए प्लस एफ इक्वल टू 180 डिग्री होगा, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया, देवेंद्र का भी ठीक है बेटा, सरबजीत कौर, तनीषा, सुकमन, सबका ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी। तो ए प्लस एफ का टोटल 90 होगा, मानते हैं आप, ठीक है ओके। अब एक चीज और देखो बेटा, एक यहाँ पे ट्रायंगल भी है डी ई एफ, जिसमें ये एंगल है R1 और ये एंगल है R2। तो अगर मैं ए में एफ ऐड करता हूं, ए में अगर मैं एफ ऐड करता हूं तो भी 180 आता है, जैसा कि आप लोगों ने भी बोला, ए और एफ का टोटल आपने 180 बोल दिया है ना, समझ आ गया, क्योंकि ये दो एंगल 90-90 के थे, तो इनका सम 180 हो गया, तो बाकी दो बच गए, इनका सम भी 180 डिग्री होगा, बहुत अच्छी। अब डी ई एफ ट्रायंगल में, डीईएफ ट्रायंगल में, ये थोड़ा डायग्राम छोटा है, डीईएफ ट्रायंगल में R1 R2 और F, इनका टोटल भी 180 है। इक्वेशन 3 और 4 से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, चैट बॉक्स में लिखिए, इक्वेशन 3 और 4 से क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, चैट बॉक्स में लिखेंगे। वेरी नाइस, एक बच्चे का आंसर ठीक आ गया, मन सिमरन बेटा सही आंसर है, बाकी भी लिखेंगे फटाफट।
जय का ठीक है, तनिषा का ठीक है, वीना का ठीक है बेटा, जैसनी, तृप्ति, हर्षिल, सबने ठीक लिखा बेटा। अर्पिता सिंह बहुत अच्छा। R1+R2 = A आ गया, बहुत अच्छे बेटा। मतलब मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, बच्चों ने बता दिया आगे आगे सारा कुछ। मयंक का ठीक है, विभू का ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, अच्छा अब मैं एक्स्ट्रा इंक हटा देता हूँ, आपको स्टेप सारे समझ आ गए। एक्स्ट्रा इंक रिमूव कर देते हैं। अब आपने बोल दिया कि ए और R1+R2 सेम है। जिनको नहीं पता चला समझ लो बेटा, बहुत सिंपल। एफ में चाहे ए ऐड कर दो तो भी 180 आता है। एफ में चाहे ए ऐड कर लो तो भी 180 आएगा। एफ में चाहे R1+R2 ऐड कर लो तो भी 180 आता है। एफ में चाहे ए ऐड करो, एफ में चाहे R1+R2 ऐड करो, दोनों बार 180 आ रहा है। दैट मीन्स ए इक्वल टू R1+R2। बस इतना से ही काम है बेटा, काम खत्म हो गया। देखो ध्यान से, 1+2 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा। R1+R2 को क्या लिख सकते हैं, ए। यही तो प्रूव करना था, हो गया। सो सिंपल। R1+R2 का वैल्यू पुट कर दो बेटा ए, और 1+2 का वैल्यू पुट कर दो डेल्टा। बस इतना काम है, बहुत आसान। अच्छा एक काम करेंगे बेटा, समझ तो आ गया सबको बेटा। अब पहले करेंगे डायग्राम ड्रॉ, है ना। मैं एक बड़ा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। पहले ये फिगर बनाइए बेटा, स्टार्ट फिगर 1। अभी ना कम से कम बेटा हाफ पेज की बनाना, छोटी सी मत बना देना। मेरे पास तो स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने ऐसा बना दिया, पर मैंने बड़ा बना के दिखा दिया आपको। आप छोटा सा फिगर मत बनाना, कम से कम हाफ पेज पे ड्रॉ करो। स्केल है साथ में तो बहुत अच्छा, घर में स्केल तो होगा भाई, ऐसे मत करो यार। छोटे छोटे भाई का ले लो, और क्या। हाँ दीप्ति का लेके आओ, प्रगति का लेके आओ, आशीष का लेके आओ, अंश का लेके आओ। छोटे भाई का नहीं है तो बड़े भाई का होगा। हाँ स्केल से बना लो बेटा, स्केल नहीं है तो फिर मोबाइल से ही बना लो, कोई बात नहीं। मोबाइल तो है ना, मोबाइल है ना सभी के पास, मोबाइल से बना लो, उससे बन जाए। हाँ पेपर में मत डालना ये वाली हैबिट, पेपर में मोबाइल नहीं मिलेगा। अभी अभी ड्रॉ कर। चलिए मैं ब्रीफली दोबारा फिर से बता दूं मेन भाई। इंसिडेंट रे, ये जो ऑरेंज वाला है नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा क्योंकि रे को रेरस से डेंसर मीडियम में जाना है, तो इस रे को हमें टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करना था, कर दिया। अब जब ये रे निकलेगी प्रिज्म में से बाहर, तो इसको बेंड होना है अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसका नॉर्मल डिफरेंट आएगा n2। एंगल ऑफ इमरजेंस r2 से बड़ा होगा। इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल डायरेक्शन था और जो अब रे निकली इमरजेंट रे, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और प्रिज्म के ये दो फेसेस जिनमें से लाइट क्रॉस हुई, उन दोनों फेसेस के बीच में जो एंगल है उसको आइदर बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म या बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। चलो ये दो एंगल नीचे की तरफ जो बने नॉर्मल के साथ, वो R1 R2, और ये जो ऊपर के ट्रायंगल में दो एंगल बन गए, इनको एंगल 1 एंड एंगल 2। अगर डायग्राम पूरा हो गया है, पॉइंट्स मार्क कर देने हैं A B C D E F, और इस पॉइंट को G मार्क कर लीजिए, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ इमरजेंस, और इस एंगल को डेल्टा लिखना है। चलिए होप डायग्राम सभी का पूरा हो गया है। हाँ कलरफुल डायग्राम नहीं बनाना बेटा आपको, ना 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 ना, आप नॉर्मल बनाएंगे बेटा। मुझे थोड़ा सा समझाने में आसान रहता है इसलिए मैं थोड़ा सा कलरफुल बना देता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है कलर्स की। आप सीधे नॉर्मल बना लो। चलिए काफी बच्चों का डन सर आ गया। चलो अब मैं पीछे चलता हूँ बेटा। अब एक काम करना, अब आप ना बेटा डेरिवेशन बहुत आसान है ये, इस डेरिवेशन को ना आपने अपने आप करना है बेटा, अपने आप करना शुरू कर दो। यहाँ पे मत देखो, अब ये वाला नहीं ड्रॉ करना, राइट वाला नहीं ड्रॉ करना, आपने लेफ्ट वाला डायग्राम बनेगा। दो ही तो स्टेप्स है बेटा, एक तो
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अपोजिट। एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, वो लगाना है। एक क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का टोटल 360 होता है, तो हमारे ये दो एंगल डी और ई 90-90 के थे, नॉर्मल थे ये, तो बाकी के जो दो एंगल बचे ए और एफ, उनका सम भी 180 आएगा। और ट्रायंगल में तो आप जानती हैं तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। लास्ट की इक्वेशंस 3 और 4 से एंगल ए निकाल लेंगे। एग्जाम में ये डेरिवेशन अगर आई तो 3 मार्क्स की आए। 3 मार्क्स लेने आसान है ना, बहुत इजी। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट बेटा, और नोट मतलब अपने आप लिखिए और फिर मैच कर लीजिए कि आपका आंसर मैच होगा नहीं होगा। टॉपिक बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है इसमें। ये तो 10th क्लास के बच्चों को करा देंगे, वो भी कर लेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? 10th क्लास के बच्चे को करा देंगे अगर, उसको भी समझ आ जाएगा, इसमें कोई +2 वाला तो कुछ है ही नहीं है, वेरी इजी। चलिए तो मैसेज आना शुरू हो गया बच्चों का, कर लिया है, दैट्स गुड। 1 मिनट आपके पास और है, उसमें स्लाइड चेंज करेंगे। मीनवाइल मैं आपकी अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भी ले लूं साथ साथ में। हाँ बेटा, एक सभी के लिए सुजेशन है कि क्लास को ना कोशिश करिए 100% के टाइम पे ही अटेंड हो जाए। जो टाइम क्लास का शेड्यूल्ड है ना, उसी टाइम पे अटेंड करो, आगे पीछे मत करो, यूट्यूब के भरोसे मत बैठो। जब टीचर पढ़ा रहा होता है वही बेस्ट लेक्चर होता है बेटा, उसी टाइम। बाद में वाला उतना मजेदार नहीं होता। पहले हम थोड़े से नोटी भी हो जाते हैं कि चलो छोड़ो परे, क्या लिखना है, क्यों नोट करना है, समझ आ गया बस हो गया, कर लूंगा मैं। टीचर साथ में होता है, थोड़ा सा प्रेशर बिल्ट अप रहता है कि मुझे लिखना भी है साथ। चलिए बेटा, सभी बच्चों का मैसेज आ गया है, डन 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 डन, ठीक है। 10th में भी किया है जय ने? ओके ओके, ठीक है, ओके बेटा, राइट। चलिए जी, अब शिफ्ट होते हैं। जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ कैसे चेंज हो? एंगल ऑफ डेविएशन का वेरिएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, मैं आपको ना थोड़ा सा, अब क्योंकि ये मैं जब क्लास में होता हूँ तो ना क्लास में उस दिन हम जलाएंगे धूप। देखा था आपने पिछली बार देवदर्शन धूप, वो जला के क्लास में थोड़ा सा ना स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। और ये मैं एक्चुअल में बच्चों करके भी दिखाता हूँ, पर अब लॉकडाउन में पॉसिबल नहीं होगा। मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो जो बीम है स्कैटर होने के बाद वो मोबाइल की पकड़ में नहीं आता, सो आप देख नहीं पाएंगे अभी तो। अब मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी बात मान लेना कि जो सर ने बताया वो ठीक बताया, बस मेरे पे विश्वास कर लो। तो ये है बेटा मान लो प्रिज्म, जो मैंने करके दिखाना था वो आपको समझा रहा हूँ। ये प्रिज्म था, ठीक है। बाकी लॉकडाउन खुल गया अगर तो करके भी दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। आपका क्लास का टाइम वैसे भी ना रात के टाइम ही है, रात को बढ़िया नजर आता है इस टाइम। चलिए, इधर मैं यूज करूंगा एक लेजर बीम, जो उस दिन आपको मैं दिखा रहा था ना, TIR वाले दिन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेजर बीम। इसमें से लाइट आएगी ऑलवेज ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में, ऐसे। तो जब तक प्रिज्म नहीं था बीच में, तब तक ये लाइट ना इधर एक वॉल पे पड़ेगी, एक खास स्पॉट पे, खास जगह पे, और ये हो गया अपना नॉर्मल, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जैसे प्रिज्म बीच में आएगी, ये लाइट बेटा बेंड होके ऐसे वो थोड़ी इधर पहुंच जाती है। तो ये डॉट जो था, जो ओरिजिनली आपको यहाँ पे नजर आना था ना, वो डॉट प्रिज्म बीच में आने के बाद यहाँ शिफ्ट हो जाता है। और कितने एंगल से शिफ्ट हो गया,
उसी को तो हमने बोला एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो मैंने क्लास में क्या करके दिखाना था, मैंने इस प्रिज्म को धीरे धीरे हौले हौले ऐसे घुमाना था। ऐसे घुमाने से बेटा मैंने इस बीम को शिफ्ट नहीं किया बेटा, ये नहीं चेंज होगा। हाँ, प्रिज्म का सरफेस जो है, जो पहले बेटा ऐसे था, वो घूमने के बाद फिर ऐसे होने वाला है। प्रिज्म ऐसे हो जाएगा ना बाद में, अगर मैं घुमाऊंगा तो, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल था बेटा, ये भी घूमेगा ना थोड़ा सा, अभी रेड वाली जगह पे आ जाएगा, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ। नॉर्मल भी रोटेट करेगा। नॉर्मल रोटेट होगा तो एक नया एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, जो कि पहले से बड़ा होगा। तो इसको जैसे जैसे हम घुमाते जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। एंड व्हाट इज सीन ऑन द वॉल, ये जो स्पॉट था यहाँ पे बीम, लेजर बीम वाला, वो प्रिज्म को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घुमाने पे, सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से एंगल आई को हम बढ़ाते चले जाएंगे। ये स्पॉट पहले यहाँ पे आता है, फिर और ऊपर आ जाता है, फिर और ऊपर आ जाता है, फिर बेटा एक बार बस मैक्सिमम ऊपर आएगा। हमने प्रिज्म को, दोबारा फिर बोल रहा हूं, एक ही डायरेक्शन में घुमाते घुमाते रहना है। आपने क्लॉकवाइज घुमाना है बस, आपने एंगल आई को बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। लेकिन ये जो स्पॉट है, ये पहले यहां आया, फिर ये यहां आया, फिर ये यहाँ पे आ गया, और एक बार ये यहाँ आ गया, और फिर ये ऊपर जाके बेटा फिर वापस नीचे को आना शुरू हो जाता है। तो ऊपर को आना मतलब एंगल ऑफ डेविएशन पहले कम हो रहा था, फिर प्रिज्म को और घुमाते रहे और घुमाते रहे उधर को, तो ये स्पॉट नीचे को जाना शुरू हो गया, मतलब इसके बाद फिर एंगल बढ़ना शुरू हो गया। सो व्हाट आई वांटेड टू से, इसको हम ना प्रैक्टिकली भी करेंगे, लेकिन ये सारा कुछ लॉकडाउन खुलने के बाद होगा। ये आपका स्कूल में जो प्रैक्टिकल वर्क है ना, उसमें भी क्वेश्चन है बेटा, एक आपका एक्सपेरिमेंट यही है। एक्सपेरिमेंट इज टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ, उसमें आप लेजर बीम से नहीं करेंगे, उसमें कुछ पिन पुन लगाएंगे, बाद में समझाऊंगा। टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, सॉरी, एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपने स्कूल में प्रैक्टिकल करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन पे क्या फर्क पड़ता है, दोबारा फिर समझाओ बेटा, एक बार दोबारा फिर समझो। हमने प्रिज्म को सिर्फ क्लॉकवाइज 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 घुमाते रहना है, उससे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। लेकिन ये जो स्पॉट है दीवार पे जो दिखेगा आपको, तो मैं करके दिखाऊंगा, तो ये स्पॉट पहले ऊपर को जाता है, स्पॉट पहले ऊपर को जाएगा ऐसे, फिर प्रिज्म को उसी डायरेक्शन में घुमाते रहना, कंटिन्यू करना, फिर ये नीचे को आना शुरू हो जाता है। विच मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन पहले, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बढ़ाया, सिर्फ बढ़ाते रहे इसको, एंगल ऑफ डेविएशन पहले डिक्रीज होता है, फिर एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होता है। हाँ जी, अनन्या का क्वेश्चन है कि सर विल दैट पॉइंट डोंट गो अबव द पर्टिकुलर हाइट, ना ना, एक पर्टिकुलर हाइट से वापस आ जाएगा बेटा, वही बता रहा हूँ। जो ये अभी लेजर बीम नजर आ रहा है आपको, कर्सर नजर आ रहा है, उसी से एग्जैक्टली सोचो कि यहाँ पे एक दीवार है, ये पहले ऊपर को चढ़ा, ऊपर को चढ़ा, ऊपर को चढ़ा, यहाँ तक आया, और यहाँ से वापस हो गया। प्रिज्म को हमने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घुमाया था, क्लॉकवाइज ओनली। हमने एंगल आई को सिर्फ बढ़ाया 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 बढ़ाया, इसको कम नहीं किया। एंगल ऑफ डेविएशन पहले डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। तो अब ये तो मैंने क्लास में करके दिखाता तो ज्यादा मजा आना था, बट जो मैं समझा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, इट हैपन्स एग्जैक्टली इन दिस वे। चलो अब मैं एक्स्ट्रा इंक हटाता हूँ, और इसका एक ग्राफ बनाना है आपको। ग्राफ समझ गए होंगे क्या आना चाहिए, है ना? अगर इधर को मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ किया, इधर को मैंने एंगल ऑफ डेविएशन ड्रॉ किया, तो पहले एंगल ऑफ डेविएशन लेट्स से था 60 डिग्री था मान,
ठीक है, फिर ये 50 हो गया, फिर ये 40 हो गया, फिर ये 34 हो गया, और फिर ये दोबारा फिर बढ़ना शुरू हो गया बेटा, है ना, आई तो बढ़ते जाएगा राइट को, और ये दोबारा फिर इंक्रीज हो गया, तो इसका ग्राफ थोड़ा सा यू सा आएगा बेटा, ऐसा। हाँ, पैराबोला तो नहीं है, लेकिन पैराबोला जैसा दिखता है थोड़ा, तो ऐसा ग्राफ बनना है बेटा, पैराबोला नहीं है, नो डाउट। हाँ, कॉज जैसा नहीं, कॉज बेटा ना जीरो पे टच भी होता है, इसको जीरो पे टच नहीं होना, ये मतलब नॉर्मली प्रिज्म के लिए ना ये 34 35 36 तक ही जाता है, उसके और नीचे नहीं जाता, तो ये नीचे टच नहीं करेगा आई वाली एक्सिस को, जीरो पे नहीं आएगा। हाँ, कॉज जैसा दिखता है, ऐसे याद करो, ठीक है। चलिए, तो अब मैं ना एक्स्ट्रा इंक हटा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया था ये। अब एक्चुअल में हमें कुछ डिस्पर्शन की बात भी करनी है आज। तो आई के साथ डेल्टा का वेरिएशन जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, और ये प्रैक्टिकल भी आपने करना है। प्रैक्टिकल में अपना 6-7 एंगल्स के लिए, 6-7 एंगल्स ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन निकालोगे पिन वगैरह लगा के, उसको प्लॉट करोगे तो ग्राफ ऐसे ही आएगा। हाँ, ये जो पॉइंट आ रहा है ना सबसे नीचे दिख रहा है, यहाँ पे जाके एंगल ऑफ डेविएशन हो गया मिनिमम, इसको लिखेंगे डेल्टा एम, डेल्टा मिनिमम। इस एंगल पे जिस टाइम ये वाला एंगल बनेगा, उस टाइम जो रेज है वो प्रिज्म में से सिमेट्रिकली पास करती है। सिमेट्री आई मीन ये प्रिज्म है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा एग्जैक्टली वही राइट हैंड साइड पे भी होगा। ये नॉर्मल है, नॉर्मल सही है ना, दोबारा ये है नॉर्मल यहाँ का, और ये है नॉर्मल इधर का। रे एग्जैक्टली सिमेट्रिकल चलती है जब ये वाली कंडीशन आ जाएगी, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये रे अंदर भी बेटा पैरेलल मिलेगी एग्जैक्टली आपको नीचे वाले फेस के, और इधर भी ये रे जो है वो एग्जैक्टली सेम एंगल पे मिलेगी। उस टाइम आई का वैल्यू, ई का वैल्यू एग्जैक्टली सेम होता है। अगर आई और ई सेम हो गए, अंदर भी सिमेट्री बनेगी पूरी बेटा, R1 R2 भी सेम होंगे, R1 इक्वल टू R2 बनेगा, I इक्वल टू E बनेगा, और अगर मैं इनको हमने लिखा था ABC, इसको हमने लिखा था DE, DE जो है वो BC के पैरेलल भी होगा, यानी इस टाइम सिमेट्रिकली रे पास होती है प्रिज्म में से, DE पैरेलल टू BC। आप एक काम करिए, आप लिखिए व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, व्हेन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, तो 3 कंडीशंस ओबे होंगी। नंबर 1, आई और ई सेम होंगे। नंबर 2, R1 R2 भी बराबर आएंगे। नंबर 3, DE पैरेलल टू BC होगा। रे पासिस सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म, प्रिज्म का लेफ्ट हैंड साइड, प्रिज्म का राइट हैंड साइड एग्जैक्टली मिरर इमेज ऑफ ईच अदर हो जाएंगे उस कंडीशन में। चलिए, होप नोट कर लिया आपने, और ये जो ग्राफ बना आई और डेल्टा का वो भी ड्रॉ कर लीजिए बेटा। मुझे एक फॉर्मूला निकालना है, उसको प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं, अभी लिख लेंगे। जिस टाइम प्रिज्म जो है वो अपने मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन में सेट हो जाएगी, उस टाइम एंगल आई और एंगल ई, यानी प्रिज्म में ना अगर मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, तो प्रिज्म का लेफ्ट और राइट साइड एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है। आई मैच करेगा ई से, R1 मैच करेगा R2 से, और ये जो लाइन है ये नीचे वाली लाइन BC के ना पैरेलल। चलिए, नोटेड। हाँ, डायग्राम मत ड्रॉ करो, डायग्राम की जरूरत नहीं है, डायग्राम नहीं चाहिए, आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया।
हाँ, आपको लिखना था कि जिस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन पहले डिक्रीज होता है। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेविएशन मिनिमम हो जाता है, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा एम। एम मतलब मिनिमम। उस टाइम आई और ई सेम होंगे, R1 R2 भी सेम। और मिनिमम डेविएशन के बाद जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, डायग्राम ड्रॉ कर लिया था, कोई बात नहीं है, ड्रॉ कर लिया, कोई नुकसान नहीं। चलिए, अब मुझे बताना है कि हम आई एंगल, ई एंगल, R1 R2, एक हमने ए लिखा था, एक डेल्टा लिखा था, इनको यूज करके हम प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। पता है ना आपको, साइन आई बाय साइन आर वाला फॉर्मूला लगाना तो वही है, नो डाउट। अच्छा, जिस टाइम प्रिज्म मिनिमम डेविएशन में सेट हो चुकी होगी, उस टाइम हमने अभी भी लिखा ना R1 R2 दोनों सेम होंगे, और R1 R2 का सम इक्वल टू ए था, अभी लिखा आपने थोड़ी देर पहले, R1 R2 का सम ए था। तो अगर R1 R2 दोनों सेम हो गए, मिनिमम डेविएशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं R1 को भी R लिख सकता हूँ, R2 को भी R लिख सकता हूँ। तो राइट हैंड साइड पे आ गया 2R, है ना, 2R इक्वल टू ए, दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा A/2। कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, वेरी इजी। और इसी मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन में आई और ई भी सेम है, आई और ई भी सेम है। तो हमने लिखा था अभी अभी आई और ई का सम होता है ए प्लस डेल्टा। जब डेल्टा हो जाएगा डेल्टा मिनिमम, जब डेल्टा डेल्टा एम हो जाएगा, तब ई का वैल्यू भी आई हो जाएगा। जब डेल्टा को पुट करेंगे डेल्टा एम, तो ई को पुट कर दो आई, तो बना 2i इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम। 2 को नीचे ले जाओ बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आ गया। अगर बेटा आई भी आपके पास अवेलेबल है, आर भी अवेलेबल है ना, तो हम यू निकाल सकते हैं, स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू। आई की जगह पुट करेंगे ए प्लस डेल्टा एम बाय 2, आर की जगह पुट करेंगे साइन ऑफ ए बाय 2। आप एक काम करना, मैंने लिखा तो ठीक है, बट ताकि फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो, आप यहाँ पे ना ब्रैकेट भी लगा देना। तो बहुत सारे बच्चे ना इस फॉर्मूले को गलती से कई बार कुछ और लिख बैठे। हाँ, बहुत बहुत गलतियां होती है फॉर्मूले बेटा इसमें ना, काफी बच्चे जो है वो गलत लिख लेते हैं। कुछ ऐसे लिख लेते हैं कि शायद साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय 2, बेटा इसका मीनिंग और है, कई ऐसे लिख लेते हैं। नीचे लिख देते हैं कि शायद साइन ऑफ ए बाय 2 होगा, बिल्कुल ही गलत हो गया बेटा, कुछ बचा ही नहीं फॉर्मूले में, सत्यानाश इसको बोलते हैं। ऐसे मत कर देना। और कई इससे भी आगे चले जाते हैं, वो 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं बेटा। और कई और भी होते हैं, वो साइन को साइन से भी कैंसिल कर देते हैं, छोड़ो बड़ी कट गया, सीधा लिखो, ऐसी सब तो बुद्धू बना रहे थे, ए प्लस डेल्टा एम बाय ए, हो गया बस, काम खत्म। ऐसे मत करना बेटा। चलो, मैं जो गलत काम है वो हटा रहा हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पे ब्रैकेट डाल देना बेटा, बस ताकि ना कंफ्यूजन ना हो। ए में डेल्टा एम ऐड करेंगे, जो सम आएगा उसको बाय 2 करेंगे, फिर उसका साइन लेंगे, और नीचे जितना प्रिज्म का एंगल है उसका पहले हाफ किया जाएगा, उसका फिर साइन लेंगे, और इन दोनों साइन का जो रेशियो आएगा वो इक्वल टू म्यू होगा। चलिए, नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ में बेटा। मीनवाइल आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन बहुत इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब जगह छाया हुआ है, एक ही क्वेश्चन।
बहुत जगह मिलेगा क्वेश्चन आपको, इजी है बिल्कुल। इसी पे फॉर्मूले पे बेस्ड है। चलिए जी, कैरी ऑन बेटा, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। सॉल्व करके मुझे चैट बॉक्स में आंसर दीजिए बेटा। फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म, इक्विलेटरल समझ गए ना, इक्विलेटरल एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ द प्रिज्म। बहुत इजी है, इससे इजी क्या होगा, निकाल दिया काफी बच्चों ने। वेरी नाइस। जय का आंसर ठीक है, जैसनी का आंसर ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। हाँ नोट करना तृप्ति बेटा, सारा नोट करना है। नोट सारा करना है। चलिए 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 बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर निकाल दीजिए। ये जो फॉर्मूला आ गया अपना, इसको फॉर्मूले को बेटा बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला, तो आपको पीछे से शुरू करके बेटा यहां तक पहुंचना है। हाँ जी, अनन्या का आंसर ठीक है, तृप्ति का आंसर ठीक है, गुड। वीना बेटा, आंसर इज अ नंबर, सम नंबर इज देयर। प्रतिम का ठीक है बेटा, विभू का ठीक है, मन सिमरन का ठीक है, बहुत अच्छे। ग्रेस, टू, टू नहीं है आंसर, टू नहीं है, टू नहीं आंसर। ट्राई करो, कोई बात नहीं तो मैं बताऊंगा, फिर कोई बात नहीं, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन। 90, ओ भाई सब 90 कहां से आ गया। बुलिन का आंसर भी नहीं ठीक बेटा, गलत है। वीना का ठीक है बेटा, एंगल थोड़ी पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, 90 थोड़ी हो जाएगा। हाँ जी, वीना का ठीक है, देवेंद्र का भी ठीक है बेटा, तनीषा का गलत हो गया बेटा, हर्षिल का भी गलत हो गया, निधि का भी गलत हो गया। चलो काफी बच्चों ने ठीक निकाला, काफी ने गलत कर दिया, हरनूर का ठीक है। चलो मैं बताता हूँ बेटा, एक काम करते मेरी बात सुनो। आप जानते हैं ना इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब जो प्रिज्म का एंगल है ना बेटा, वो 60 डिग्री होगा फिर इक्विलेटरल में। एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, है ना। तो एक ही जगह आपको 60 लिखना है, और आपको दिया है कि जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है डेल्टा, वो प्रिज्म के एंगल के बराबर ही है, वो भी 60 ही है। तो आपको ए को 60 लिखना है, आपको डेल्टा एम को 60 लिखना है। 60 प्लस 60 120, 120 का हाफ करना है 60, उसका साइन लेना है, साइन ऑफ 60 होता है √3/2 डिवाइड बाय प्रिज्म का एंगल ए, ए यानी 60, 60 का हाफ किया 30, और साइन ऑफ 30 होता है 1/2। ये बाय टू हो जाएगा बाय बाय, और आंसर आपका आएगा √3। खैर बहुत बच्चों ने सही भी निकाला, जिनको नहीं पता चला समझ आ गया होगा। हाँ जी निधि अब ठीक है बेटा, तनिष्का, तनिषा का भी ठीक है, गुड। चलिए आगे चलते हैं। अमानत बेटा आपका गलत हो गया, 1.5 नहीं आएगा, √3 आंसर आ रहा था, या 1.732, जो √3 का वैल्यू। चलिए अच्छा, होप कोई मुश्किल नहीं आया होगा, इजी है क्वेश्चन, टॉपिक इजी है बिल्कुल। हाँ जी, 60 क्यों डाला है अंशुल बेटा, 60 क्यों डाला बेटा, इक्विलेटरल, है ना, किसी टीचर ने किसी जमाने में कराया होगा।
कि इक्विलेटरल क्या होता है। हाँ जी, वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इक्विलेटरल प्रिज्म। हाँ जी, मनसिमरन ने क्वेश्चन किया है कि सर वी हैव डन 90 डिग्री प्रिज्म इन टीआईआर। बेटा वो स्पेशल प्रिज्म्स है। हाँ अगर हो सकता है किसी प्रिज्म में आपको 90 का एंगल भी दे दे, पर अभी तो इक्विलेटरल प्रिज्म बोला था। इक्विलेटरल में तो बेटा एंगल भी 60 ही लिखना होगा। हाँ अगर प्रिज्म का एंगल आपको 90 दिया है तो 90 के हिसाब से शुरू करेंगे, अभी तो 90 नहीं, अभी इक्विलेटरल प्रिज्म। तो प्रिज्म वैसे दो तरह के मतलब यूज होते हैं। एक राइट एंगल प्रिज्म जो थे वो टीआईआर में, वो किसी और पर्पस के लिए यूज हो। चलिए अब एक्स्ट्रा इंक कर रहा हूँ रिमूव और अगले टॉपिक शिफ्ट होते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन, ओ अच्छा ठीक है, मैंने फालतू में मेहनत कर ली। ये क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है आपके बेटा बुकलेट में, आपके बुकलेट में 13 क्वेश्चन है। हो गया ना, बस ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। एक ये क्वेश्चन नंबर 45 जेई मेंस 2013 में आया। आंसर पता लग गया ना आपको? लिख दो चैट बॉक्स में आंसर। हाँ जी, ठीक है, सभी को आ गया बेटा, सबको आता है सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है डन बेटा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, वेरी नाइस। चलिए ये क्वेश्चन है 2019 का, रिसेंट है ना, अभी भी पेपर 20 का हुआ है, 2019 क्वेश्चन था। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल, मैंने बोला था ना दो सरफेस जिनमें से लाइट क्रॉस करती है, उन दोनों सरफेस में जो एंगल होता है उसको रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं। तो ए एंगल 60 डिग्री है और इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2√3, 2/√3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये अपना म्यू का वैल्यू आ गया प्रिज्म का 2/√3। क्वेश्चन है कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस के एल फेस पे एक रे नॉर्मली इंसिडेंट है, तो इसके बाद जो रे का पाथ होगा उसको ट्रेस करना है, यानी उसको ड्रॉ करना है, और आपने एंगल ऑफ एमरजेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन भी बताना है कितना। चलो अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, पहले उसकी बात करते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई है, व्हेन आ रे इज नॉर्मली इंसिडेंट टू अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन द रे डैश डैश, यानी कि फिल इन द ब्लैंक में बेटा क्या आएगा, लिखिए लिखिए बेटा, चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, कई बार बता चुका हूं बेटा। हाँ जी, रिट्रेसेस इट्स पाथ नहीं, जय का आंसर ठीक है, तृप्ति ने आंसर ठीक दिया, ग्रेस ने आंसर ठीक दिया, जैसनी का आंसर गलत हो गया। रे पासिस, विभू का आंसर ठीक है, रे पासिस अनअफेक्टेड, कोई इफेक्ट नहीं आता बेटा, वो रे सीधी निकलती है नए मीडियम में। वीना का आंसर भी ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। जैसे मेरा टूवर्ड्स नॉर्मल तब बेंड होगी ना अगर वो रे नॉर्मल से थोड़ी सी दूर होगी, ये तो रे नॉर्मल के अलोंग है, इसने मुड़ना ही नहीं है, सीधी निकलेगी। चलो अब मेरे साथ साथ मेरा समझो जरा, जो रे नॉर्मली इंसिडेंट है एक मीडियम में, उस रे ने बिना बेंड हुए सीधे ही निकल जाना है, तो बेटा यहां तक तो आ जाएगी सीधी। अब एक और सरफेस आ गया और एक नया नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अच्छा पहले देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन रहा है ना, बेटा ये एंगल है 90, एंगल को ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है और ये वाला एंगल कितना है, बताओ बेटा, पहले बताओ कि एंगल 1 कितना है, फिर बताओ एंगल 2 वैसे ना एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगले सरफेस के लिए,
एंगल 2 कितना है और एंगल 1 कितना है, फटाफट लिखो बेटा। 1 को धृति ने, दिशा ने, मनसिमरन ने, ग्रेस, वीना, वीना बेटा, वीना का ठीक है। हाँ जी, 2 2 2 2 पे आ जाओ बेटा, 2 2। तो 50 कहाँ से आ गया यार, 50 थोड़ी आ जाएगा। हाँ जी, 1 है 30, बहुत अच्छे, 150 नहीं आएगा। एंगल 2 कितना है, 2, एंगल 2 बेटा, निधि का ठीक है, सर्वजीत का ठीक है, बहुत अच्छे। एंगल 2 इज 60 डिग्री, बिल्कुल ठीक है बेटा, बहुत सारे बच्चों से आंसर दे दिया। देखिए ना, वैसे भी आपके, आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होता बेटा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में कुछ ऐसा होता है, वही तो है ही, और क्या है। इसको सेट स्क्वायर कहते हैं। इसका एक एंगल 90 होता है, एक 60 होता है, एक 30 होता है। ऐसा निकला होगा ज्योमेट्री बॉक्स में एक ना, ट्रायंगल सा बना हुआ, वही है। ओके, तो ये वाला एंगल तो है 30 बेटा, और ये वाला एंगल है 60 डिग्री। चलो मान गए आप। अब मुझे निकालना है कि इस नए मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आएगा, आर निकालना है। इसके लिए हम वही अपने पुराना स्नेल्स लॉ यूज करें। चलो यूज करिए जरा, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इक्वल टू म्यू। लगाइए जरा फॉर्मूला बेटा, और बताइए बेटा कि आर क्या आ रहा है। आई आ गया 60 डिग्री, और सामने आपको लिखना है इधर म्यू। म्यू यानी ये ना, ये जो साइन आई बाय साइन आर है, ये आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, क्योंकि रे ना एयर में एंटर हो रही है फ्रॉम ग्लास, बट आपको ग्लास का इंडेक्स दिया है। शुरू में हमने एक डेरिवेशन किया था, इसको यूं भी लिख सकते हैं, 1/μ ऑफ ग्लास रिलेटिव टू एयर। तो यूं करो आप, इसको ना उल्टा करके लिखो बेटा, इसको उल्टा लिख दो, √3 ऊपर लिखो, 2 नीचे लिखो। अब बताओ जरा सॉल्व करके बेटा, सारे बच्चे आर क्या आया। 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छा। आर 45 नहीं है बेटा, 1 भी नहीं है। जय का आंसर ठीक है, अर्पिता का ठीक है, तृप्ति का ठीक है, सुजीत बेटा गलत हो गया, धृति का भी गलत हो गया। एंगल आर, आर नए मीडियम में एयर में कितना बनेगा, 60 नहीं आएगा बेटा, रॉन्ग, 60 गलत आंसर है। युक्ति का ठीक है, दिशा का ठीक है बेटा। साइन 60 को पुट करो ना, साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, आई साइन आई लिखेंगे √3/2, और नीचे लिखेंगे साइन आर, और राइट हैंड साइड पे भी √3/2 लिखा हुआ है बेटा। √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन आर का वैल्यू आया 1। तो फिर आर क्या आया, हाँ जी अब सही आया, सभी का 90 आया, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जो नया रे है ना बेटा, नए मीडियम में एयर में, वो ध्यान से देखो बेटा, मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से, ये आपकी फाइनल रे है, मैंने नीचे को ड्रॉ कर दी है। तो जो बच्चे एक तो ये डायग्राम सही ड्रॉ करेंगे वो, और ट्रेस द पाथ ऑफ द रे, और निकालना है आपको एंगल ऑफ एमर्जेंस। एंगल ऑफ एमर्जेंस निकला आया बेटा आर, वो 90 डिग्री है, और निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन। आई मीन टू से कि अगर ये रे जो है यूं जाने वाली थी बेटा, ऐसे ना, ओरिजिनल रे बेटा ऐसी थी ना, पी क्यू के अलोंग, जो मैंने रेड में ड्रॉ की, उसके कंपैरिजन में एमर्जेंट रे कितने एंगल से मुड़ गई, उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। बताओ, वैसे तो आईक्यू बेस्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स का काम नहीं है, कि ये रे कितने एंगल से डेविएट हुई। तनिषा ने ठीक निकाला, मनसिमरन का ठीक है, जय का ठीक है, बबलीन का ठीक है, सभी का ठीक है बेटा, वीना का भी सही है, श्याम का सही है बेटा। बाकी बच्चे बताओ बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, आपको एंगल ऑफ डेविएशन बताना है।
डेल्टा कितना है? वीना का ठीक है, मयंक का ठीक है बेटा। सिंपल 10th क्लास की लॉजिक है बेटा। तृप्ति बेटा 60 नहीं आएगा, 60 गलत हो गया। नीति का ठीक है, हरनूर का ठीक है। सिंपल अपनी मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टीज बेटा। ध्रुव का ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। दिशा का सही है। तृप्ति ठीक है बेटा। भाजी राजवीर का ठीक है बेटा। आर्यन जोशी का ठीक है बेटा जी, गुड। ग्रेस ठीक आ गया, सरजीत का ठीक आ गया, श्रेया का ठीक आ गया, प्रतिम का सही है, देवेंद्र का सही है बेटा। होप के क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो बेटा देखने की बात ये है कि ये 60 है ना, तो इसके वर्टिकली अपोजिट भी 60 होगा, और ये पूरा 90 है। 90 में से ये वाला 60 छोड़ दो, 30 बच जाएगा। चलो एक काम करो, अब ना एक बार फिगर अपने आप ड्रॉ करो, फिगर को पूरा करो, और ये जो मैंने कैलकुलेशन साइड में दी है वो भी नोट डाउन कर लो। और डेल्टा एंगल निकालने के लिए आपको एंगल आर में से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो अंदर की तरफ बना था ना वो माइनस करना था। तो 90 में से आपको 60 माइनस करने हैं। एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो 30 डिग्री आ जाएगा। एक बार स्टेप्स भी सारे नोट कर लो। ईयर डाल लो 2019। पेज नंबर कोई बच्चा बता दो बेटा जरा, कौन सा पेज नंबर है ये? पेज नंबर कौन सा है? 38। ठीक है, पेज 38 पे 2019 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नहीं नोट करना आपने, बस जो उसका नया रे डायग्राम बनेगा वो ड्रॉ कर लो। रे डायग्राम प्लस कैलकुलेशन बना लो बेटा फटाफट, शाबाश। सिंपल आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन था कुछ, कैलकुलेशन तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। साइन 60 साइन 30 क्या आते हैं ये पता होना चाहिए। साइन 90 क्या आता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। 10th क्लास के सारे बेटा, साइन कॉस 10th में पढ़ चुके हैं, है ना। मेडिकल वाले बच्चों को भी आता है अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी हो गया पूरा, वेरी नाइस। चलिए अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब मुझे ना ये जो प्रिज्म फॉर्मूला अपना आया, प्रिज्म फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को मैं एक और तरह से लिखूंगा, लेकिन प्रिज्म हम ना इस बार बहुत पतली सी प्रिज्म चूज करेंगे, कुपोषण की शिकार प्रिज्म। अच्छा पोषण नहीं मिला इसको। तो रिफ्रैक्शन बाय अ स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, ठीक है। ये है प्रिज्म बेटा अपनी, काफी दुबली पतली है, कुपोषण का शिकार है, खाना पीना सही से नहीं मिला होगा, ऐसी रह गई बेटा, फैली नहीं जाता ना। अच्छा, इसमें जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, वो बहुत छोटा है। छोटे एंगल्स के लिए मैंने क्लास 11th में जब हम कर रहे थे पेंडुलम वाला डेरिवेशन ऑसिलेशन वेव्स में, तब मैंने बताया था छोटे एंगल्स का साइन थीटा लेंगे तो वो थीटा ही आ जाता है, साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ये मैंने कैलकुलेटर भी खोल दिया है। साइन ऑफ 0.02 रेडियन, आर मतलब रेडियन, रेडियन में होना चाहिए। देखो बेटा कौन से वाला एलईडी ऑन हो गया, रेडियन वाला ऑन हो गया, रेडियन है ना, डिग्री वाला नहीं किया बेटा, डिग्री में नहीं, मत डिग्री मत बोलना। छोटा एंगल रेडियन में जब होगा उसका जब हम साइन लेंगे
तो 0.02 का हमने रेडियन में एंगल रखा और उसका साइन लिया, तो आंसर भी चेक करो 0.02 ही आ रहा है बेटा, इसको राउंड अप कर लो ना, 2 आएगा 0.02। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। छोटे एंगल्स के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू एंगल इटसेल्फ। तो हमारा जो फॉर्मूला था अभी लिखा हमने, म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा बाय 2, डेल्टा एम ऑफ कोर्स, अपॉन साइन ऑफ ए बाय 2। इनको हम छोटे एंगल्स के लिए बेटा ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि साइन हटा दो, एंगल रहने दो, बाय 2 भी कैंसिल हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं a बाय ए को 1 प्लस डेल्टा बाय ए, हो गया। 1 को लेफ्ट पे ट्रांसफर कर दो, 1 को लेफ्ट पे ट्रांसफर करो, -1 आ जाएगा। तो डेल्टा को आप लिख पाएंगे म्यू -1 इंटू ए। हाँ जी, छोटे एंगल्स के लिए है बेटा, स्मॉल एंगल्स ऑफ इंसिडेंस के लिए डेल्टा का वैल्यू भी स्मॉल है। देखो ना, प्रिज्म का काम है रे को बेंड करना, तो जो प्रिज्म बेचारी खुद ही कुपोषण का शिकार हो गई, जो खुद ही नहीं फली फूली बेचारी, वो बेंड भी कहां से करेगी बेटा, थोड़ा सा ही बेंडिंग होगा, एंगल ऑफ डेविएशन बहुत छोटा है। तो जो छोटा है पहले ही उसको हम बेटा डेल्टा मिनिमम क्या लिखेंगे। अब पूछेंगे, हाँ जी, साइन साइन का वैल्यू भी हाँ होगा स्मॉल बेटा, ऑफ कोर्स, अभी तो मैंने 0.02 लिया था। साइन थीटा भी छोटा ही आएगा, थीटा भी स्मॉल है, साइन थीटा भी स्मॉल आएगा, और वो एंगल के बराबर ही आ जाएगा। अच्छा दोबारा सुनो बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, जिस प्रिज्म का ना बेटा ये जो रिफ्लेक्टिंग एंगल है वो बहुत छोटा है, उसकी जो रेस को बेंड करने की, डेविएट करने की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत कम है। तो इसलिए यहाँ पे हमने डेल्टा एम नहीं लिखा बेटा। मिनिमम निकालते हैं कि जैसे कुछ बड़े नंबर होंगे, कुछ छोटे नंबर होंगे, उनमें एक मिनिमम निकाला जा सकता है। अगर सारे ही नंबर छोटे 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 हैं बेटा, उनमें क्या मिनिमम निकालेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा एम नहीं लगाया। इट इज ऑलरेडी टू स्मॉल कि इसको हम मिनिमम भी लिखें, वो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने सीधा डेल्टा लिख दिया। ये फॉर्मूला आपको बेटा हेल्प करेगा। नंबर 1, जो छोटे प्रिज्म्स हैं, पतले पतले प्रिज्म्स, वो कितना डेविएट करेंगे उसके लिए बेटा डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, ये वाला, ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आसान है ना, साइन लेना नहीं पड़ा बेटा, सीधा a इंटू म्यू -1। दूसरा काम है इस फॉर्मूले का कि अगर हमें कोई अप्रोक्सीमेट रिजल्ट बताना है, अप्रोक्सीमेशन लगाना है, यानी जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ बताना है कि बढ़ जाएगा कम हो जाएगा बस, उसके लिए भी बढ़िया फॉर्मूला है। क्योंकि साइन वगैरह देखना थोड़ा मुश्किल होगा, ये इजी टू एनालाइज है। चलो एक काम करो, पहले जरा फटाफट नोट डाउन करो इसको। मीनवाइल मैं दोबारा से बता देता हूँ, अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव एंगल है बहुत छोटा, तो ये प्रिज्म जो है वो रे को भी बहुत कम बेंड कर पाएगी, एंगल ऑफ डेविएशन भी है छोटा, तो इसको डेल्टा एम मत लिखो, सीधा लिखो डेल्टा। छोटे एंगल्स के लिए साइन का वैल्यू एंगल के बराबर ही हो जाता है, तो साइन ऑफ समथिंग को समथिंग लिख दो बस। साइन ऑफ a/2 को सिर्फ a/2 लिख दो, बाय 2 कैंसिल। a प्लस डेल्टा को a से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस डेल्टा बाय a आ जाएगा। 1 को लेफ्ट पे ट्रांसफर किया, डेल्टा बाय a आ गया, a को लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू a इंटू म्यू -1। कोई मुश्किल नहीं है, छोटे एंगल वाली प्रिज्म के लिए फॉर्मूला यूज करना है ये, यू नीड नॉट गो फॉर वो साइन थीटा हाफ करना है एंगल का, ये वो करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा इक्वल टू a इंटू म्यू -1 छोटे एंगल वाली प्रिज्म के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला। अब अगला टॉपिक हमने करना है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जैसा कि शुरू में आज फिगर आया कि एक प्रिज्म में से जब व्हाइट लाइट क्रॉस करती है तो उसके कंपोनेंट कलर्स अलग अलग क्यों हो जाते हैं,
व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट क्यों हो जाती है? बेटा अभी जो मैंने बात की ना, अभी इसमें मैंने अलग अलग कलर की लाइट यूज नहीं की। ओरिजिनल रे ऐसे आ रही थी, ओरिजिनल रे अपनी ऐसे जा रही थी, बीच में प्रिज्म आ गया, प्रिज्म के बाद ये रे बेटा ऐसे निकलना शुरू हो गई, और हमने बोल दिया कि रे कितने एंगल से डेविएट होगी, उसको डेविएशन हमने नाम दिया डेल्टा। अब जो बात करने जा रहा हूँ वो डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब लाइट के कलर्स सारे प्रिज्म में से पास होके सेपरेट सेपरेट क्यों हो जाते हैं, अलग अलग क्यों हो जाते हैं, डिस्पर्स क्यों हो जाते हैं, उसका रीजन ढूंढना है बेटा, वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। ओके, तो सबसे पहले एक बात करें, वो ये कि जब एक मीडियम में से ना रेज क्रॉस करती है, लाइट क्रॉस करती है, तो सभी कलर्स इक्वल एंगल से बेंड नहीं होते, सभी कलर्स इक्वल एंगल से बेंड नहीं होते। उसका रीजन है कि जो लाइट की वेवलेंथ है ना, उसके अकॉर्डिंग एक मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द कलर, वो हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी कलर्स के लिए अलग अलग होता है, सेम नहीं होगा, सभी कलर्स के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, माइनर 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 चेंज, लेकिन डिफरेंट होता है, ये पक्का है। ए और बी जो है वो कांस्टेंट्स है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड है, और ए और बी की वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग है। ए और बी की वैल्यू डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट है। अब ध्यान रखना कि जो वो विबग्योर हम लिखते हैं, विबग्योर लिखते थे ना, विबग्योर, विबग्योर में जो सबसे पहला कलर है वी, उसकी वेवलेंथ सबसे कम, वेवलेंथ सबसे कम और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो आई मीन टू से आप ना नोट भी कर लेना बेटा, राइट हैंड साइड को वेवलेंथ बढ़ता है, लेफ्ट हैंड साइड को फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम, बट वेवलेंथ डिनोमिनेटर में है ना, वेवलेंथ इज इन डिनोमिनेटर, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका फिर म्यू कम होगा। तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम और वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, वायलेट का सबसे ज्यादा, सेम मीडियम के लिए। तो क्योंकि अभी अभी हमने एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला लिखा कि रे का जो एंगल ऑफ बेंडिंग है फॉर अ गिवन एंगल ऑफ प्रिज्म, वो म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, म्यू बड़ा होगा, वायलेट का म्यू बड़ा है, तो वायलेट वाली रेज जो है वो ज्यादा बेंड होती है, और रेड वाली रे जो है उसका म्यू सबसे कम है, तो वो सबसे कम बेंड होगी। सो वायलेट कलर इज मोस्ट डेविएटेड, रेड कलर इज लीस्ट डेविएटेड। एंगल ऑफ डेविएशन जो है ना, वायलेट कलर का सबसे ज्यादा होगा, रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा। तो ये अगर एक प्रिज्म है, ये तो मैंने एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला लिख दिया था ना, पूरा प्रिज्म है तो भी डेल्टा फॉर वायलेट बड़ा आएगा रेड के लिए, रेड से, लेकिन फॉर्मूला ये नहीं चलेगा। ओके, बट डेविएशन रेड का ज्यादा कम होगा, वायलेट का सबसे ज्यादा होगा। इधर से अगर व्हाइट लाइट आएगी ना बेटा, ये हो गई आपकी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, है ना, और ये हो गए एंगल ऑफ डेविएशन। रेड का एंगल ऑफ डेविएशन कम, रेड कलर ने कम मुड़ना है, और वायलेट कलर ने सबसे ज्यादा मुड़ना है। वायलेट कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो ज्यादा है,
तो वायलेट कलर बेटा नीचे मिलेगा और रेड कलर सबसे ऊपर मिलेगा, बाकी के बीच में यहाँ पे आएंगे। अभी तो वही लिखा सेम विथ प्योर। आप काम करो, आप इसका ना एक स्क्रीनशॉट भी ले लो, क्योंकि आप बुक जो आपकी नोटबुक है ना, उस पर आप कलर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो डिस्पर्शन बेटा, इस फिनोमिनन को बोलते हैं डिस्पर्शन। लाइट रेज का, व्हाइट लाइट का अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाना, उसको फिनोमिनन को बोलते हैं डिस्पर्शन। और जितना इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस है, डेल्टा वी और डेल्टा रेड का, उसके लिए बेटा नाम है एंगुलर डिस्पर्शन। एक मैं डेफिनेशन और ऐड कर दूं बेटा, साथ साथ में नोट डाउन करना शुरू करो। ये एक डेफिनेशन भी ऐड कर देना, द फिनोमिनन ऑफ splitting white light into component colors। हो सकता है कि कलर कम भी हो सकते हैं, जो भी होगा। व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, कोई और लाइट भी हो सकती है। इनटू कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। बेटा दोनों टर्म्स कंफ्यूज मत करना। डेविएशन मतलब रे का मुड़ना, डिस्पर्शन मतलब कलर्स को अलग अलग कर देना, उसको डिस्पर्शन कहते हैं। चलो एक ये डेफिनेशन भी ऐड कर देना जरा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मीनवाइल साथ साथ में नोट करो आप। इसको कॉशीज इक्वेशन कहते हैं। एक गिवन कलर के लिए एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उसका फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ द कलर ऑफ लाइट, ए और बी कांस्टेंट्स हैं जो अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होते हैं। विबग्योर में जैसे रेड की तरफ जाएंगे वेवलेंथ बढ़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा होती है, वायलेट की सबसे कम होती है। बट वेवलेंथ डिनोमिनेटर में है, अगर ये वेवलेंथ बड़ी होगी तो म्यू का वैल्यू कम होगा। तो रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेट अस से फॉर ग्लास की बात करें, रेड कलर के लिए म्यू का वैल्यू कम है और वायलेट कलर के लिए म्यू ऑफ द ग्लास इज मोर। एक क्वेश्चन में किया था हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, जिसमें वो 3 लाइट्स दी हुई थी, ब्लू, ग्रीन और रेड। क्वेश्चन आया था कि कौन सी वाली लाइट जो है वो जो लार्जेस्ट फेस है उसको क्रॉस करके बाहर आ जाएगी। उसमें दिए थे रेड का इंडेक्स अलग, ग्रीन का अलग, ब्लू का अलग, 3 अलग अलग इंडिसेस दिए हुए। तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर के लिए थोड़ा 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 डिफरेंट होता है। चलो म्यू अगर ज्यादा होगा तो फिर एंगुलर डेविएशन भी ज्यादा होगा। तो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो एक व्हाइट लाइट अगर रे एंटर करती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का सबसे कम, तो ये सबसे कम एंगल पे बेंड होगा, और वायलेट कलर सबसे ज्यादा एंगल पे बेंड होगा। बाकी कलर भी इसके बीच में समवेयर आएंगे। तो लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाती है इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। उसका रीजन है कि एक प्रिज्म सभी रेज को अलग अलग एंगल पे मोड़ती है। उसका रीजन है कि प्रिज्म का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट है। फॉर्मूला ऊपर लिख दिया हमने, उसको कॉशीज इक्वेशन कहते हैं। और ये जो कलर्स है, रेड एक्सट्रीम कलर और इधर वायलेट कलर, इनके बीच में कितना एंगल बना, ये जो फाई नजर आ रहा है ना, फाई, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। कि प्रिज्म ने कलर्स को कितने एंगल में फैला दिया। हाँ जी बेटा, वेटेज इस टॉपिक की तो क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स तक ही आता है, बट रेटिंग इसकी 5 स्टार है, इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। स्टार 5 स्टार टॉपिक, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स, 3 मार्क्स तक।
चलिए नोट डाउन कर लिया बेटा, आज के लिए इतना ही करना है।